जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर कोई भी हो, साथियों ये वीडियो ला रहे हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे अपने वर्ड में समझने का कोशिश करेंगे, जो भी लैंग्वेज होगा इजी में। दोस्तों हम ये चाहते हैं कि आपके अंदर क्वेश्चन प्रश्न याद हो जाए, ताकि आपको एग्जाम में सामने क्वेश्चन आए तो आप ये नहीं देखें कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, बस आप एग्जाम देने जाएँ और आपके सामने क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को आप सीधा फोड़ डालें, बना कर आ जाए। तो साथियों यही कारण है कि दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और दोस्तों बीच बीच में आपको वीडियो मिलता रहेगा जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है, चाहे वो फिलअप हो, मैचिंग हो, सारा का सारा आपको मिलता रहेगा। फिलहाल दोस्तों तो आप लोग जो भी सेकेंड ईयर के हैं देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है सेकेंड ईयर में साथियों, उसका आपको मैं एक टेक्निक बता देता हूं कि आपको जितना भी लैंग्वेज, जितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा 10-15 नंबर का, दोस्तों उसमें आपको क्या लिखना है, पहले तो उस क्वेश्चन के बारे में लिख देना है कि क्या कहता है। उसके बाद साथियों आपका उसमें अगर टाइप्स है तो टाइप्स को लिख दीजिए। उसके बाद क्या रीजन है उसका, अगर कोई बीमारी है तो उसका रीजन लिखिए। उसके बाद उसका जटिलता लिखिए कि इससे क्या होता है। उसके बाद दोस्तों उसका उपचार लिखिए, उसके लक्षण लिखिए और अंत में दोस्तों उसका नर्सिंग प्रबंध लिखिए। इतना लिखने के बाद आपको 10-15 नंबर मिलेगा, तो समझ सकते हैं। फिलहाल चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं साथियों क्वेश्चन को। तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये एड्स क्या है मैं बता दूं। ये साथियों जो एड्स वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको साथियों ये जो है आप सभी को मैं बता दूं, ये दोस्तों मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे MSN पार्ट 2 है, उसका क्वेश्चन है उस सब्जेक्ट का, जो कि कहता है दोस्तों एड्स क्या है, एड्स के संक्रमण का माध्यम क्या है, मतलब एड्स फैलने का माध्यम क्या है, मीडियम क्या है, एड्स का निदान, लक्षण और रोकथाम, साथ में नियंत्रण को स्पष्ट कीजिए। मतलब एड्स का हर एक चीज़ लिखना है। एड्स क्या है, एड्स का फैलने का माध्यम क्या है, एड्स का कैसे निदान होगा, क्या लक्षण होता है, रोकथाम कैसे करेंगे और नियंत्रण इस पर कैसे करेंगे, इन सारे चीज़ों को दोस्तों लिखना है एड्स में। तो चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर में, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं एड्स के बारे में लिखा गया है। तो साथियों आप सभी से एड्स का दोस्तों क्या होगा फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। एड्स जो है दोस्तों, एड्स मानव प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करने वाला एक यौन संक्रामक रोग है। दोस्तों क्या है, एड्स एक दोस्तों इम्यूनिटी को आपको जो है नुकसान पहुँचाता है, और इम्यूनिटी को नुकसान पहुँचाएगा तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो ही कहता है कि एड्स जो है मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को, तंत्र को कमज़ोर करने वाला एक यौन संक्रामक रोग है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रोग है। कौन? एड्स, जिसमें दोस्तों HIV संक्रमण के कारण प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाता है। दोस्तों HIV के कारण जो एड्स होता है उसमें दोस्तों HIV संक्रमण के कारण प्रतिरक्षा जो प्रणाली होता है वो कम हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है। किसके कारण? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के कारण। तो ये लोग समझ गए कि एड्स है क्या। दोस्तों संक्रमण का इसके माध्यम, मतलब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब किस चीज़ से एड्स फैलता है। तो दोस्तों एड्स रोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV संक्रमण के कारण होता है। इसका प्रसार निम्न तरीका से हो सकता है। दोस्तों जो संक्रमण होने का इसका मुख्य जो वायरस है वो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस है, इसके संक्रमण से साथियों ये फैलता है। और इसका जो फैलने का दोस्तों जो प्रकार है वो निम्न तरीके से फैल सकता है। मतलब दोस्तों असुरक्षित यौन संबंध, मतलब दोस्तों जो असुरक्षित यौन संबंध है, सेक्सुअल जो रिलेशन है, उसमें दोस्तों अगर आप सिक्योरिटी के साथ अगर नहीं करते हैं तो उससे होता है। गर्भावस्था के दौरान माँ से शिशु को, दोस्तों एक गर्भावस्था के दौरान जो है माँ से शिशु में हो जाएगा। अगर जो माँ HIV से संक्रमित है उसको, बच्चे को भी दोस्तों ये हो सकता है। स्तनपान कराने से भी दोस्तों ये हो सकता है। उसके बाद साथियों है यहाँ पे जो संक्रमण फैलने का प्रसार है वो असुरक्षित रक्त चढ़ाना, मतलब रक्त को बिना जाँचे अगर आप चढ़ाते हैं तो हो सकता है कोई HIV जो पेशेंट होगा उसका रक्त चढ़ जाएगा तो उससे भी हो जाएगा। अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण का मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का अंग किसी दूसरे व्यक्ति में लगा देना। तो दोस्तों वही होता है अंग प्रत्यारोपण, जिसमें दोस्तों अगर किसी ऐसे व्यक्ति का जो इन्फेक्टेड हो HIV से और उसका अंग किसी अच्छे व्यक्ति में लगाया जाए तो हो सकता है उसमें भी HIV हो जाए। उसके बाद है संक्रमित सुई का उपयोग करके, मतलब एक ही व्यक्ति में दोस्तों होता क्या है कि जिस ब्लेड से अगर HIV संक्रमित व्यक्ति अगर नाखून काटा है या जिस इंजेक्शन से HIV संक्रमित व्यक्ति को दिया गया है, अगर उसी से अगर किसी अच्छे को दिया जाएगा तो वो भी क्या होगा, संक्रमित हो जाएगा। तो ये सब प्रकार हुआ क्या चीज़ की असुरक्षित यौन संबंध, स्तनपान कराना, गर्भावस्था के दौरान माँ से शिशु में असुरक्षित जो है रक्त चढ़ाना, अंग प्रत्यारोपण और संक्रमित सुई के द्वारा। तो ये सब चीज़ें जो कि HIV का दोस्तों फैलने का प्रसार है, मतलब माध्यम है।
अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एड्स में उद्भावन काल निश्चित नहीं होता है। यह जो है 15 से 20 वर्षों तक भी हो सकता है। दोस्तों उद्भावन काल क्या होता है, हम लोग फर्स्ट ईयर में देखे हैं कि कोई भी संक्रमण वाला ऐसा सूक्ष्म जीव जो शरीर में प्रवेश किया, उस समय से लेकर जब तक वह अपना रूप नहीं दिखाता है तब तक के पीरियड को हम लोग उद्भावन काल कहते हैं। मतलब संक्रमण वाला कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश किया और उसको दोस्तों लक्षण दिखाई पड़ने तक को हम लोग उद्भावन काल कहते हैं। तो वही कहता है कि एड्स में कोई उद्भावन काल निश्चित नहीं होता है, लेकिन यह जो दोस्तों है 15 से 20 वर्षों तक हो सकता है। इसका जांच क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है एड्स में, तो दोस्तों एड्स में दोस्तों क्या होता है, एलिसा टेस्ट कराया जाता है एड्स के लिए ही। HIV स्पॉट एंड कॉम्ब टेस्ट होता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि HIV के लिए कौन कौन टेस्ट होता है, तो एलिसा टेस्ट होता है, HIV एंड कॉम्ब टेस्ट होता है। उसके बाद है पार्टिकल एग्लूशन टेस्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। रेशियो एमिनो रिस्पायरेशन ऐसे टेस्ट होता है। तो आप लोग को ध्यान क्या रखना है, एलिसा टेस्ट, HIV स्पॉट एंड कॉम टेस्ट, पार्टिकुलर एग्लूटिनेशन टेस्ट, रेशियो एमिनो रिसिपिटेशन ऐसे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे RIA बोलते हैं इसको। तो ये जांच है जो कि आप पता लगा सकते हैं एड्स के बारे में, और एड्स में ये सब जांच होता है। इसका सिम्टम क्या है दोस्तों, इसका सिम्टम्स हम लोग देखते हैं एड्स का। शरीर जो है भार में कमी होने लगेगा। जिसको एड्स होगा दोस्तों उसका वजन भार में कमी होने लगेगा। 1 माह तक खांसी व बुखार हो सकता है। दोस्तों जिसके अंदर अगर एड्स हो सकता है तो आप लोग समझिए कि उसके अंदर जो है 1 माह तक बुखार या खांसी रह सकता है। शरीर पर खुजली होने लगेगा। हर्पिस जोस्टर संक्रमण होगा। हर्पिस होता है दोस्तों जो आपके क्या होता है, संक्रमण होता है एक, तो वही कहता है हर्पिस जोस्टर संक्रमण हो जाएगा, जिसपे दोस्तों चमड़ी पर लाल लाल धब्बा होता है, वही दोस्तों होता है हर्पिस होता है। उसके बाद साथियों लिम्फ नोड में सूजन हो जाएगा। दोस्तों जो आपका लिम्फ नोड है उसमें सूजन हो जाएगा। तो लक्षण क्या क्या है कि शरीर के भार में कमी होने लगेगा, 1 माह तक खांसी या बुखार होगा, शरीर में खुजली होने का, हर्पिस जोस्टर संक्रमण हो जाएगा, लिम्फ नोड में आपका सूजन हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब दोस्तों लक्षण है एड्स का। ये सब होता है तो समझिए कि आपका क्या है, एड्स का खतरा हो सकता है। उसके बाद दोस्तों है कि हर्पिस सिम्प्लेक्स संक्रमण। दोस्तों हर्पिस वो होता है जो सीसन होता है पुरुष का, उस पर घाव होता है, उसी को हम लोग हर्पिस बोलते हैं। तो हर्पिस संक्रमण होगा, वो भी एड्स का एक दोस्तों पहचान है, लक्षण है। ये हो गया। अब दोस्तों हम इसको देखना है रोकथाम और नियंत्रण कैसे करेंगे। हम लोग देख चुके हैं कि इसका निदान मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है, परीक्षण है, वो लोग हम लोग देख चुके हैं। अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि इसका जो प्रिवेंशन है, कंट्रोल है, कैसे करेंगे रोकथाम। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला साथियों कि अस्पताल सदैव जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवं ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन से पूर्व HIV की जांच अवश्य की जाती है। इसमें HIV संक्रमण प्रसार पर नियंत्रण किया जाता है। दोस्तों ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब होता है कि दूसरे में ब्लड जो है चढ़ाना। तो ब्लड किसी में चढ़ाने से पहले या किसी में ऑर्गेन जो है दोस्तों शरीर का कोई अंग ट्रांसप्लेट्स किया जाता है किसी दूसरे में, तो दोस्तों उस अवस्था में, दोनों अवस्था में पहले क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि ये ब्लड सही है या नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, HIV से संक्रमण ये व्यक्ति तो है नहीं कि अगर दूसरे व्यक्ति में दिया जाएगा तो वो भी इफेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए चेक किया जाता है। दूसरा है समुदाय में HIV की स्क्रीनिंग हेतु विशेष जांच कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिससे इनका सही उपचार किया जा सके। दोस्तों कहा जाता है कि आपके जो भी समुदाय है, जहां आप लोग रहते हैं, जहां समुदाय है, उस समुदाय में HIV रोगियों के लिए दोस्तों स्क्रीनिंग मतलब जो काउंसलिंग होता है वो चलाया जाना चाहिए, ताकि लोगों को दोस्तों यहाँ पे इसके प्रति कार्यक्रम जागरूक लाया जा सके और इसका उपचार किया जा सके। ये हो गया। तीसरा है कि HIV संभावित लोगों को इस रोग के बारे में आवश्यक जानकारी एवं मुफ्त निरोध उपलब्ध कराए जाने चाहिए। दोस्तों ये जो यहाँ पे बताया गया है कि HIV के बारे में लोगों को बताना चाहिए, इसके रोगों के बारे में बताना चाहिए, और मुफ्त में जो दोस्तों कंडोम होता है जिसको हम लोग निरोध बोलते हैं वो उपलब्ध कराना चाहिए। चौथा है कि HIV संक्रमित स्त्रियों को अनावश्यक जो गर्भधारण है करने से मना करना चाहिए, एवं यदि गर्भधारण करे तो विशेष निगरानी एवं उपचार ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वैसा जो स्त्री, क्योंकि दोस्तों ये स्त्री पुरुष किसी में हो सकता है HIV, तो कहता है कि HIV में जो भी स्त्री अगर संक्रमित है HIV से, उस स्त्री को चाहिए कि वह गर्भधारण से बचे, मतलब फालतू के जो दोस्तों सेक्सुअल रिलेशन होता है वो नहीं बनाना चाहिए, और वो दोस्तों इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए उसको। अगर वो चाह भी रही है कि गर्भधारण हो, सेक्सुअल रिलेशन हो, तो उसके लिए विशेष निगरानी में और उसके उपचार के साथ लेना चाहिए, वरना हो सकता है साथियों कि वो जब ये सेक्सुअल रिलेशन बनाए तो हो सकता है वो स्त्री से पुरुष में भी फैल सकता है। तो यही प्रॉब्लम है।
पाँचवा है कि HIV रोगी को ब्लड फ्लूइड जैसे सीमेन, ब्लड डिस्चार्ज ब्रेस्ट मिल्क को दोस्तों क्या है सेफली डिस्पोज करना चाहिए। दोस्तों जो HIV रोगी है उससे दोस्तों जो बॉडी फ्लू है मतलब शरीर से जो दोस्तों द्रव जो पदार्थ है निकलता है जैसे सीमन, ब्लड डिस्चार्ज जो दोस्तों होता है, ब्रेड मतलब जो मिल्क है जो स्तनपान होता है उसको दोस्तों सेफली से मतलब सुरक्षित से उसको डिस्पोज करना चाहिए, रखना चाहिए या किसी तरह उसे हटाना चाहिए सेफली से HIV से जो भी संक्रमित व्यक्ति होगा। उसके बाद दोस्तों है पाँचवा है ऐसे लोग जिन्हें एड्स की संभावना अधिक हो वहाँ रेगुलर स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। यह लोग निम्न हो सकते हैं। दोस्तों स्क्रीनिंग के मतलब है कि उसे बार बार देख रेख होना चाहिए जो भी एड्स से संभावित मरीज है। तो दोस्तों ये लोग किस प्रकार से हो सकते हैं जिनमें संभावना हो, तो दोस्तों ये होगा असामाजिक तत्व होगा। दोस्तों जैसे कोई ऐसे असामाजिक तत्व है जो चाहता है कि हम अपने साथ दूसरों को भी संक्रमित करें, तो वो तो चाहेगा ही कि हमें हो गया है तो दूसरे को भी हो, तो इसलिए बार बार उसका देख रेख होना चाहिए, रेगुलर स्क्रीनिंग होना चाहिए। किसे? सामाजिक तत्वों को। नशे के आदी लोग, दोस्तों जो नशे के आदी लोग होंगे वो भी दोस्तों इसको ख्याल नहीं रखेगा कि हो गया हमें क्या फ़र्क है, तो दूसरे में भी होगा, तो वो भी नशे के जो आदी लोग होगा उसको भी देख रेख होना चाहिए। वेश्यावृत्ति जो होता है दोस्तों, वेश्यावृत्ति में भी दोस्तों ये चीज़ को ख्याल नहीं रखा जाता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, तो वही चीज़ें देखा जाता है कि वेश्यावृत्ति का ख्याल में भी रखना चाहिए। HIV इंडेमिक क्षेत्र, दोस्तों HIV से जहाँ प्रसार होता है वैसे क्षेत्र में इसका हमेशा क्या है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है ड्राइवर। दोस्तों अगर कोई ड्राइवर है एक से दूसरे जगह जा रहा है तो दोस्तों उसे भी इसका ध्यान रखना चाहिए। लंबी यात्रा करने वाले लोग, दोस्तों जो लंबी यात्रा करते हैं लोग उन्हें भी दोस्तों ध्यान रखना चाहिए अगर जो लोग HIV से ग्रसित है। उसके बाद है एक से अधिक यौन संबंध बनाने वाले लोग। दोस्तों एक से अधिक लोगों से संबंध बनाने वाले लोग जो होते हैं उस पर भी हमेशा निगरानी रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक एड्स वाले व्यक्ति को जो इसमें संभावना उसे रेगुलर इस प्रकार से देख रेख किया जा सकता है ऐसे लोगों को। सातवां है रोकथाम में दोस्तों कि एड्स की रोकथाम के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इन्हें प्रभावी बनाना चाहिए। दोस्तों रोकथाम में चाहिए कि जो भी एड्स का प्रोग्राम चल रहा है उसे दोस्तों और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए है एड्स हेल्पलाइन है, उसके बाद है एड्स परामर्श केंद्र है और एड्स स्क्रीनिंग सेंटर है। दोस्तों ये तीन चीज़ें जो कि एड्स के रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है, तो इस तीनों को चाहिए कि इसे और प्रभावी और इसे और अच्छा बनाया जाए। कौन कौन? एड्स हेल्पलाइन, उसके बाद एड्स परामर्श केंद्र और एड्स स्क्रीनिंग सेंटर, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आठवां है लोगों को संयमित जीवन एवं सुरक्षित यौन संबंध के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों लोगों में एक बैलेंस लाइफ और साथ ही दोस्तों एक प्राइवेसी, एक सुरक्षित यौन मतलब एक सुरक्षित जो है सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जानकारी देना चाहिए। HIV रोगी के उपचार में प्रयुक्त उपकरण पुनः उपयोग में नहीं लेने चाहिए। दोस्तों HIV के जो रोगी है अगर उसके उपचार हो रहा है तो वहाँ पर जो भी दोस्तों उसके टेस्ट में जो भी उपकरण लगा है, इक्विपमेंट लगा है, उसे फिर से दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। अस्पताल में क्रॉस इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए बैरियर नर्सिंग का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों क्रॉस इन्फेक्शन के मतलब होता है कि एक से दूसरे में फैल जाना, तो ही दोस्तों होता है अस्पताल में एक से जो दूसरे में फैलता है उस प्रकार से रोगों के लिए दोस्तों क्या है, बैरियर नर्सिंग का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया एड्स क्या है, एड्स का दोस्तों लक्षण क्या है, एड्स से कैसे रोकथाम हो सकता है, इसमें दोस्तों क्या इन्वेस्टिगेशन मतलब परीक्षण होता है, तो ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लिए।